हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्राइट मेडिक्स। तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां लास्ट वीडियो में हमने छोड़ा था। दैट वाज कि हमने स्टार्ट करना है मॉडरेट एंड सीवियर हेड इंजरी। ठीक है, अब एक पेशेंट आता है मॉडरेट एंड सीवियर हेड इंजरी के साथ। तो सबसे पहले तो हमने उसका ATLS प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग देखना है। ATLS प्रोटोकॉल में CABCDE था ना, तो उसके अकॉर्डिंग उससे जो है वो एयर, सबसे पहले उसका एक्सटर्नल हैमरेज है, फिर एयरवे ब्रीदिंग है, एयरवे है विद सर्वाइकल स्पाइन कंट्रोल, फिर ब्रीदिंग है एंड वेंटिलेशन है, फिर C से सर्कुलेशन एंड हैमरेज है, D से डिसेबिलिटी है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस उसका चेक करना है। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि हमें पहले तो ना उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ठीक है, जाहिर सी बात है, एक पेशेंट इमरजेंसी में आ रहा है तो हम सबसे पहले पूछेंगे कि उसे क्या हुआ था। जो भी उसके साथ अटेंडेंट है, जो उसे कंपनी कर रहा है बंदा, या पेशेंट खुद अगर थोड़ा सा कॉन्शियसनेस में है तो हम उससे पूछेंगे कि क्या हुआ था। तो पेशेंट या तो खुद बताएगा या जो भी बंदा होगा वो साथ में। मैकेनिज्म हमें बेसिकली उसकी इंजरी का पता करना है। मैं इंपॉर्टेंस बता चुकी हूँ कि मैकेनिज्म हमें पता होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, ओल्ड पेशेंट्स होते हैं, उनमें कुछ कोमोबिलिटीज चल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल MI की वजह से पेशेंट गिर गया, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से पेशेंट गिर गया, ये बड़ी कॉमन चीज़ें आजकल देखने में आती हैं। ठीक है, तो हमें इस वजह से उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए पेशेंट डज द पेशेंट हैज़ एनी कोमोबिड और नॉट। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हेड इंजरी जो है उसके वो उससे हुई हो सकता है कि किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से उसकी हेड इंजरी हो गई हो, गिरा हो वो और उसकी वजह से उसकी हेड इंजरी हो गई। ठीक है, सेकेंड इज क्या, फिर हमने उसका जो है वो चेक करना है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखनी है, प्यूपिलरी साइज देखना है, GCS देखना है, और हमने GCS उसका डॉक्यूमेंट करना है, टाइम टू टाइम डॉक्यूमेंट करना है कि कोई चेंज अगर GCS में हो रहा है इसका मतलब है कोई उसकी कंडीशन डिटोरिएट हो रही है। ठीक है, हाँ, और हमने देखना है कि पेशेंट को खुद से कितना एमनेजिया कितना है। एमनेजिया, अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि एंटीरोग्रेड एमनेजिया क्या होता है और रिट्रोग्रेड एमनेजिया क्या होता है। ठीक है, amnesia is basically loss of memory. We have retrograde amnesia and we have anterograde amnesia. Retro is back, antero is forward. क्या होगा पेशेंट को कि पेशेंट ना जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ है वो उससे पहले वाली चीज़ भूल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं उससे पूछूंगी, RTA का पेशेंट आता है, मैं उससे पूछती हूँ कि अच्छा कि आप को ये कैसे हुआ, आप कौन सी रोड से जा रहे थे या आप कहाँ जा रहे थे, सुबह कहाँ जाने के लिए निकले थे, तो पेशेंट माइट बी कन्फ्यूज। ठीक है, अगर मैं उससे पूछूंगी कि अच्छा आपको किसने उठाया, आप ठीक है आप गिर गए, उसके बाद लोगों ने आपको उठाया, आपको कौन लेकर आया, एम्बुलेंस में डाला, किस तरह से लेकर आए, ठीक है, तो वो पेशेंट को याद नहीं होगा। दैट इज एंटीरोग्रेड। Retrograde is basically before the event, before the injury, and anterograde is after the injury. ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को एमनेजिया किस टाइप का है। ठीक है, उसके अलावा हमें उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री, जैसा कि मैंने बताया, पता होनी चाहिए, क्योंकि एंटीकोगुलेंट्स तो नहीं ले रहा, क्योंकि एंटीकोगुलेंट्स जो लोग ले रहे होते हैं वो प्रोन होते हैं फॉर इंट्रासेल्युलर ब्लीड्स। ओके, फिर हमने वो ये उसका प्राइमरी सर्वे करना, जैसा कि मैंने बताया ABCD से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसका D न्यूरोलॉजिकल स्टेटस पे आएंगे, उसके प्यूपल्स। यहाँ पर जो उसका इम्पोर्टेंट है वो है प्यूपिलरी रिएक्शन, प्यूपल्स देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जब हमारे पास हर्निएशन होती है, अंकल हर्निएशन, तो उसमें क्या होता है, थर्ड क्रेनियलर पैल्सी होती है, जिसकी वजह से प्यूपल्स जो होता है उस साइड का प्यूपल फिक्स और डायलेटेड हो जाता है। ठीक है, अब फिर हमने देखना है कि प्यूपिलरी रिएक्शन जो हैं प्रेजेंट हैं, स्लगिश हैं, एब्सेंट तो नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर डायरेक्ट ऑक्यूलर ट्रॉमा हुआ है या फिर बेस ऑफ द स्कल फ्रैक्चर हुआ है तो वहाँ पर भी आपका जो प्यूपिल होगा वो डायलेट होगा। ठीक है, वही बात है सारी कि वहाँ पे भी क्रेनियलर इंजरी, थर्ड क्रेनियलर इंजरी की वजह से। देन वी हैव GCS में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मोटर कंपोनेंट होता है। GCS में हम स्कोरिंग करते हैं, आइज होता है, वर्बल होता है, मोटर होता है। आइज का टोटल 4 होता है, ठीक है, वर्बल का 5 होता है और मोटर का 6 होता है। ठीक है, उसमें हमें पेशेंट को कमांड्स देनी होती हैं और उसका जो है वो चेक करना होता है कि उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस क्या है। देन वी हैव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। ठीक है, GCS बस सिंपल आप लोगों ने याद करना है, और GCS आप एक दो दफ़ा किसी पेशेंट पे इमरजेंसी में जाके प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको याद रहेगा। GCS मैंने बहुत कोशिश की थी खुद भी याद रखने की, मुझे तब तक ये याद नहीं हुआ जब तक मैंने इसे 2 से 3 दफ़ा पेशेंट्स पे जाके प्रैक्टिस नहीं कर लिया। ठीक है, तो तब जब तक आप इसे पेशेंट्स, आप एक पेपर पे लिखें GCS को, इमरजेंसी में जाएँ, वहाँ पेशेंट्स देखें, अगर आपको लगता है कोई हेड इंजरी का पेशेंट है या वैसे नॉर्मल भी, 2 से 3 पेशेंट पे प्रैक्टिस करेंगे तभी GCS याद होगा। ठीक है, देन वी हैव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। अब न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जैसे कि मैंने बताया, पैराप्लेजिया हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारे पास पेशेंट की वीकनेस हो गई है लिम्स में, या कहीं कोई जो है
उसको नज़र नहीं आ रहा, एक आई से नज़र नहीं आ रहा, या कोई इस तरह की फोकल एबनॉर्मलिटी हो गई है। देन वी मूव टू द सेकेंडरी सर्वे। सेकेंडरी सर्वे में हेड और नेक और स्पाइन आती है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमें देखना है, स्कैल्प को पेल्पेट करना है फॉर एनी लेसरेशन, फॉर एनी ब्रूज, ठीक है। उसके अलावा हमें देखना है कि स्कल बेस का फ्रैक्चर तो नहीं है। स्कल बेस का जो फ्रैक्चर होता है ना, उसके कुछ साइंस होते हैं, ये लाजमी पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। स्कल बेस जो फ्रैक्चर होती है, ये चीज़ तो आपको पता होगी कि एक होती है वॉल्ट ऑफ द स्कल, एक होता है बेस ऑफ द स्कल, ठीक है। तो बेस ऑफ द स्कल जब फ्रैक्चर होता है तो एक हमारे पास यहाँ पे आता है बैटल साइन आता है, एक चीज हमारे पास होती है रकून या पांडा आइज होती हैं, एक चीज हमारे पास यहाँ पे होती है CSF ओटोरिया या राइनोरिया होता है। ये फीचर्स होते हैं। बैटल साइन क्या होता है? बैटल साइन बेसिकली ये होता है कि जो मेस्टॉइड प्रोसेस होता है ना टेम्पोरल बोन का, उसके ऊपर ब्रूजिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये पेशेंट का ईयर है, ठीक है, यहाँ पे ये मेस्टॉइड प्रोसेस है, इसके पीछे यहाँ पे ब्रूजिंग होगी, पर्पलिश सा ब्रूज आपको मिल जाएगा, ठीक है। रकून या पांडा आइज क्या होती है कि आइज, देखिए पांडा की आंखें कैसी होती हैं, ये आइज होती हैं और इसके भी पूरा ऐसा ब्लैक ब्लैक होता है। रकून की आइज भी इस तरह से होती है। तो इसी तरह से पेशेंट के साथ भी होगा कि उसकी आइज के सराउंड में भी पूरा इस तरह से रेडिश सा ब्रूज या ब्लूइश कह लें, रेडिश कह लें, इस तरह से आइज उसकी हो जाएंगी जैसे पांडा या रकून की होती हैं, दैट इज रकून आइज। और इसके अलावा CSF राइनोरिया या ओटोरिया। ओटोरिया मीन्स लीकेज ऑफ CSF फ्रॉम द ईयर, और राइनोरिया मीन्स लीकेज ऑफ CSF थ्रू द नोज, ठीक है। नोज या ईयर से क्लियर फ्लूइड आने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है साइंस होते हैं स्कल के बेस के फ्रैक्चर के। उसके अलावा हमें क्रेनियल पैल्सीज भी मिल सकती हैं स्कल के बेस के फ्रैक्चर में, ठीक है। और जो है आई मूवमेंट्स में डिस्टर्बेंस मिल सकती है, ठीक है। क्रेनियल नर्व अगर पैल्सी होगी तो कौन सी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होगी? वेसिबुलो कॉक्लियर, एट क्रेनियल नर्व यूजुअली इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ये सारे स्कल बेस्ड फ्रैक्चर अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चंस के अंदर। देन वी हैव, फिर हमने पेशेंट को सेकेंडरी सर्वे में देखना है। हमने प्राइमरी तो कर लिया, सेकेंडरी में हमें उसकी स्पाइन देखनी है, ठीक है। स्पाइन में हमें क्या देखना है? सर्वाइकल स्पाइन इंजरी को हमने लाजमी कॉन्टेक्स्ट के अंदर रखना है, अनलेस अदरवाइज एक्सक्लूडेड। हेड इंजरी के साथ पेशेंट आया है, हमने लाजमी ये उसको पहले ही प्रिज्यूम करना है कि इसको सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है, जब तक वो एक्सक्लूड ना हो जाए, ठीक है। और अगर जैसे RTA है या फॉल फ्रॉम अ हाइट है, तो उसके अंदर हमारे माइंड में होना चाहिए कि थोरेसिक और लंबर इंजरीज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो हमें उसको भी देखना है। फिर हमें स्पाइनल, उसके लिए नेक और स्पाइन के लिए हमें करनी है पेरिफेरल एग्जामिनेशन। स्कल के लिए हमने जो पहले हमने क्रेनियल नर्व कर ली, ठीक है। अब हमने जो स्पाइन का जो सेकेंडरी सर्वे करना है, तो वहाँ पे हमने करनी है पेरिफेरल के लिए क्रेनियल नर्व की एग्जामिनेशन, जो हम वार्ड में करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है उसकी। उसके अलावा हमने फिर पेशेंट्स को जो है देखना है कि मूवमेंट्स उसके लिम्स की कैसी है, ठीक है। एक चीज़ होती है प्रायापिज्म। उसके अलावा एक मिनट मैं बताती हूँ, उसके अलावा लॉग रोल टेक्निक करनी है, ठीक है। होल स्पाइन पर रेक्टल एग्जामिनेशन करनी है, रेक्टल टोन देखनी है, ठीक है। पर रेक्टल एग्जामिनेशन करनी है, रेक्टल टोन देखनी है, ताकि हम चेक करें कि जो स्पाइनल सप्लाई आ रही है रेक्टम तक वो कैसी है। रेक्टम के स्फिंक्टर टोन देखनी है। और नेक्स्ट हमने जो करना है वो चेक करना है पेनिस, प्रायापिज्म। प्रायापिज्म इज प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन ऑफ द पेनिस, ठीक है। पेनिस की प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन हो जाएगी, दैट इज नॉट ड्यू टू द सेक्सुअल स्टिमुलेशन, ठीक है। ये सारे फीचर्स होते हैं। अब आगे हमारे पास रह गया स्कल के फ्रैक्चर्स रह गए, ठीक है। और थोड़ा सा रह गया, बाकी हम इंशाल्लाह ताला इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।